नमस्कार, मैं वैदेही और आज हम कश्मीर में श्रीनगर से एक बहुत ही खास व्यक्ति से बात करेंगे। आपने सुना होगा कि यहाँ पे गुलाब बहुत सुंदर है, फूलों की क्यारी है, एप्पल है, लेकिन किताबों की भी क्यारियाँ बहुत से लोगों ने यहाँ पे देखी होगी और बहुत सी किताबें जो हैं, जो यूनिक किताबें, जिनको जन्म दिया है, जिनको प्रिंट किया है और जिनको लोगों तक पहुँचाया है, वो है गुलशन पब्लिकेशन। आज हम बात करेंगे गुलशन पब्लिकेशन के चेयरमैन शेख एजाज जी से। नमस्कार। नमस्कार जी। मैं सबसे पहले तो ये सवाल पूछना चाहूँगी कि गुलशन कैसे आपके ज़हन में आया? एक्चुअली ये मेरे ज़हन में तो नहीं आया है, क्योंकि ये कंपनी हमारे वालिद साहब ने शुरू की थी और मैं 4th जनरेशन हूँ इस ट्रेड में। तो मेरे वालिद साहब जो है वो पहले शेख मोहम्मद उस्मान एंड सन्स के नाम से किताबें पब्लिश करते थे। तो उसके बाद 70s के आसपास उन्होंने गुलशन बुक डिपो के नाम से एक और दुकान खोली यहाँ पे। तो उसके बाद धीरे-धीरे करके वो गुलशन बुक डिपो से होकर गुलशन पब्लिशर्स में शिफ्ट हो गए। फिर गुलशन पब्लिशर्स से लेकर गुलशन पब्लिशर्स एंड एक्सपोर्टर्स में हो गया। तो उसके बाद फिर लास्ट पे अभी गुलशन बुक्स कश्मीर के नाम से वो जाना जाता है। तो आप कम से कम 2 पीढ़ियों से तो ये देख रहे होंगे। जी, बिल्कुल। बचपन से। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। हाँ, तब और अब के क्या चैलेंजेस हैं? बहुत चैलेंजेस है। तब एक्चुअली मतलब इसमें हमें जो पब्लिशिंग है इसमें हमें काफ़ी सहूलियत भी हुई। जैसे आप देखते हैं आजकल जो डिजिटल है, तो उन दिनों ये डिजिटल नहीं होता नहीं। था। क्योंकि किताबें बाहर जाती थी, उसके बाद वो एक वर्ड करके जो किताबें हैं वो बनती थी, एक-एक पेज करके, जिनमें महीनों लगते थे हमें। कंपोजिंग होने में उनमें महीनों लगते थे। जितनी भी बड़ी किताब हो उतना ज़्यादा टाइम लगता था। तो ये रब का शुक्र है कि जो डिजिटलाइज़ आज है, अभी हम कंप्यूटर पे देते हैं किताब तो 10-15 दिन के अंदर हमारी टेबल पे किताब आ जाती है प्रिंट होके। तो उन दिनों कम से कम 3 महीने, 6 महीने, 5 महीने लगते थे किताब को पब्लिश करने में। तो लेकिन डिजिटलाइज़ की वजह से ये सहूलियत काफ़ी मतलब अभी है कि 10 या 12 दिन, 15 दिन में आज टेबल पे किताब होती है। कश्मीर में हमेशा नरम-गरम माहौल रहा है। जी। और उन दिनों में ऐसा कुछ हुआ कि कोई लिटरेचर आपने छापा और थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई या कोई छापा तो नहीं हुई ऐसा? नहीं, वैसे हमारा ज़्यादातर फोकस पॉलिटिक्स पे नहीं है, क्योंकि पॉलिटिक्स पे हमने बहुत सारी किताबें छापी है, लेकिन 1947 से पहले जो यहाँ पे रूलर हुआ करते थे, क्योंकि विदाउट हिस्ट्री तो इनकम्प्लीट है। तो ज़्यादातर फोकस हमने मतलब जैसे कल्चर है, लैंग्वेज है, यहाँ के पोइट्स हैं, तो इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस हमने किया है। लेकिन सिलेक्टेड टाइटल्स कुछ ऐसे हैं जो डोगरा रूल पे हमने पब्लिश किए हैं, सिख रूल पे हमने पब्लिश किए हैं, अफ़गान रूल जो यहाँ हुआ था उस पे पब्लिश किए हैं, मुगल पीरियड के, तो स्पेशली वो पब्लिश किए हैं हमने उस पे, लेकिन कंट्रोवर्सी किसी ऐसी चीज़ पे नहीं हुई। नहीं। हाँ, क्योंकि हमारा पूरा एडिटोरियल बोर्ड ये चीज़ें पहले चेक कर लेता है कि कौन सी किताब पब्लिश है, क्या फैक्ट्स है किताब के अंदर। तो राइटर से फिर कांटेक्ट कर लेते हैं, उनसे वो फैक्ट्स के बारे में पूरा क्लियरेंस जब आ जाता है वहाँ से, उसके बाद ही किताब हम पब्लिश कर लेते हैं। आपने ये पब्लिकेशन हाउस जी। चलाने के लिए कौन सी 4 ऐसी चीजें अपने वालिदैन से सीखी हैं? नहीं, वैसे तो सब कुछ उन्हीं से तो सीखा है, क्योंकि मेरे खून में ही पब्लिशिंग बुक्स का है। क्योंकि उसी माहौल में मैं बड़ा हूँ, उसी माहौल में मैंने जन्म लिया है, तो उसी माहौल में मैंने पढ़ा है, जो भी मैंने किया है इसी माहौल में किया है। क्योंकि मेरे चाचा जो थे उनका भी पब्लिशिंग हाउस का काम था यहाँ पे। मेरे दादा जो थे उनका भी पब्लिशिंग हाउस था, और मेरे परदादा जो थे उनका भी पब्लिशिंग हाउस था। तो मेरे दादा जो है वो उनकी दुकान हुआ करती थी 47 से पहले, पार्टीशन से पहले पटन हुआ करता था। पटन एक जगह है, क्योंकि वहाँ श्रीनगर से जब लाहौर, मुसराबाद या वगैरह कहीं भी जाना होता था, वो एक मेन पॉइंट हुआ करता था जहाँ से लोग आते भी थे और जाते भी थे। वहाँ पे मतलब खाना पीना हुआ करता था, मतलब एक बहुत बड़ा शहर था पटन के नाम से। तो वहाँ से उन्होंने काम शुरू किया है पब्लिशिंग का। तो उसके बाद फिर छताबल आ गए, छताबल में भी हमारी दुकान हुआ करती थी। उसके बाद फिर महाराजगंज आ गए, महाराजगंज, उसके बाद फतेह कदल के बाद एक्सचेंज रोड, और अभी रेजिडेंसी रोड पे। और जिन 4 चीज़ों का जिक्र आप कर रहे हैं, तो उन 4 चीज़ों के मुतालिक मैं आपको बता दूं। सबसे पहले मैंने उनसे सीखा है कि मतलब जो पब्लिशिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, पहली बात ये कि मतलब एकदम जो भी किताब पब्लिश करें, पहले खुद उस किताब को देखें कि किताब का मैटर क्या है, किताब किस
टॉपिक पे है, जब तक खुद को उसकी जानकारी ना हो तब तक किसी चीज को ऐसे पब्लिश मत कीजिए कि मतलब कोई भी कुछ भी लिख के ले आएगा, आप जिससे कंट्रोवर्सी हो या किसी रिलीजियस के खिलाफ हो, इस तरह की चीजें ये पहले चेक करें, उसके बाद फिर किताब को पब्लिश करें। हाँ जी। दूसरी चीज कि मतलब बिजनेस के बारे में, मतलब जैसे किसी के साथ कोई कमिटमेंट हो तो वो अपने टाइम पे पूरी होनी चाहिए कमिटमेंट, चाहे वो किसी भी सिलसिले में हो। हाँ, ये दूसरी चीज है। तीसरी चीज मतलब नीट एंड क्लीन बिजनेस, कुछ इस तरह का नहीं, कम खाओ कोई चिंता नहीं है, लेकिन नीट एंड क्लीन होना चाहिए बिजनेस। तो इस तरह करके हमने मतलब सीखा है अपने बुजुर्गों से। तो हमारे चाचा भी थे बिजनेस में, तो मतलब ये चीजें उन्होंने हमें सिखाई है। आप जब से बड़े हो रहे हो कम से कम लाखों किताबें आपने देख ली होगी। जी बिल्कुल बिल्कुल। पढ़ी कितनी है? पढ़ी मैंने बहुत कम किताबें हैं। मेरे पास जो अपनी घर की लाइब्रेरी है, मोर देन 7 to 10,000 बुक्स मेरी अपनी कलेक्शन में है, और जिसमें सिर्फ 2 ही टॉपिक्स के ऊपर बुक्स हैं। एक तो सूफिज्म के ऊपर किताबें हैं, तो और दूसरी जो है जम्मू कश्मीर के ऊपर किताबें हैं। मोर देन कम से कम 8 to 10,000 बुक्स मेरे पास अपनी कलेक्शन है। लेकिन ज्यादातर मैंने बहुत कम किताबें पढ़ी हैं। उसमें हम एक्चुअली क्या करते हैं कि मैं कंटेंट्स, इंट्रोडक्शन, प्रेफेस या फॉरवर्ड, ये चीजें ज्यादा पढ़ लेता हूँ, और लास्ट में बिब्लियोग्राफी, और उससे एक आइडिया हो जाता है कि मुझे किताब के अंदर क्या है। अब कोई टॉपिक अगर इंटरेस्ट लगा हो तो फिर वो रीड कर लेते हैं। बहुत सी किताबें ऐसी होती है कि जिसमें बिब्लियोग्राफी नहीं होती है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो ऑथर के अपनी आइडियाज होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो उसमें आपको ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए कुछ दिक्कतें आती है? हाँ बिल्कुल, बहुत। हाँ, क्योंकि बिब्लियोग्राफी के बगैर किताब की कोई वैल्यू तो है नहीं। अब अगर उनकी अपनी आइडियोलॉजी होती है तो ज्यादातर हिस्टोरिकल किताबें हम देखते हैं कि उन विदाउट बिब्लियोग्राफी हम पब्लिश करते नहीं है। अब कुछ फिक्शन की होती हैं किताबें जिसमें बिब्लियोग्राफी की नीड नहीं होती है, जरूरत नहीं होती, तो वो नॉर्मली हम फिर पब्लिश कर लेते हैं। जी बिल्कुल। ठीक है। ऐसे कहते हैं कि हलवाई अपनी मिठाई खुद नहीं खाता। बिल्कुल, ये तो सही बात है। तो आप जितनी पब्लिश बुक करते हैं, तो कभी ऐसा लगा कि ये मेरी फेवरेट बुक है या ये मुझे अपने पास रखनी चाहिए? नहीं, एक्चुअली क्या होता था कि जब हमारे परदादा बुक्स पब्लिश करते थे, तो उन दिनों वो अपने पास अपनी कलेक्शन नहीं रखते थे। अच्छा। तो आप जब से ये डिजिटलाइज हुआ, तो मैंने अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम एक बार मैं बैठा था, लैपटॉप पे बैठा था, तो ऐसे ही कुछ गूगल पे ढूंढ रहा था, तो मुझे अपने परदादा की किताब वहां पे पीडीएफ निकली, और तब जाके मुझे पता चला कि ये हमारी मतलब परदादाओं ने पब्लिश की है। और जो मैंने अपने कैटलॉग में भी उसके फोटो दिए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अभी। और उसके बाद मैंने और भी कुछ किताबें देखी हैं जो मेरे वालिद साहब ने पब्लिश की है, लगभग 10-12 टाइटल। अच्छा, जिसपे डेट भी लिखा हुआ है कि 1943, 1947, 1950, 1953। तो वो नेट से मैंने ली, वो अपने पास नहीं रखते थे, सैंपल्स नहीं रखते थे। अच्छा, जो परदादा की किताब है वो लाहौर में छपी है किसी प्रेस में, उस पर लिखा है प्रेस। अच्छा। प्रेस का नाम भी लिखा है और लाहौर भी लिखा हुआ है, यानी कि पार्टीशन से पहले की बात है। लेकिन 70 से जब से थोड़ा सा मतलब गुलशन बुक्स आया, उसके बाद यूं समझ लीजिए कि लगभग 1995 से जो भी किताब छपती है मैं अपने पास सैंपल अब रिजर्व कर लेता हूँ। चाहे कोई भी किताब पब्लिश हम करें, लेकिन अपने पास एक एक कॉपी सैंपल रख लेता। आपके फेवरेट राइटर कौन है? बहुत सारे हैं, जैसे PNK बमजाई हैं, हिस्टोरियन रहे हैं कश्मीर के, तो वो बहुत। प्रोफेसर फिदा मोहम्मद हसनैन साहब, वो भी हिस्टोरियन रहे हैं कश्मीर के। वो पीर हसन शाह खोयामी, जिन्होंने तारीख हसन पर्शियन में लिखी है। ख्वाजा मोहम्मद आजम देदमरी हैं, तो वो रहे हैं। नारायण कोल आजिज है, वो रहे हैं। ये सारे मैं हिस्टोरियंस के नाम बताता हूँ। बाकी जो यहाँ के शायर गुजरे हैं, जो वो उनकी तो बात ही नहीं है। जैसे वो तो कश्मीर के हम यूं कहिए आबो हवा में है। नहीं, वो कश्मीर का एक डायमंड रूह है, जैसे ललदेद है, हाँ, अलमदार है, या फिर क्या नाम है, शम्स फकीर है, अहद जरगर है, वहाब खार है। इस तरह बहुत सारे शायर गुजरे हैं। अब्दुल अहद आजाद है, महजूर है जी, तो हबा खातून है जी। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे शायर गुजरे जो हम कहें कि डायमंड ऑफ कश्मीर या ताज कहेंगे कश्मीर का जी। एक कोई ऐसा वाकया बताओ कि जहाँ पे बहुत ऑकवर्ड सिचुएशन हुई थी आपके लिए इस पब्लिकेशन के दौरान।
नहीं, रब का शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है हमारे साथ। तो मुझे मतलब इस तरह का ऑकवर्ड पोजीशन किसी भी जगह नहीं है। रब का शुक्र है कि जब भी हमने किताब पब्लिश की, मार्केट में दी, तो अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि उसमें हमें बहुत हौसला अफजाई हुई हर कोई एक चीज कोई में। याद रखने वाली ऐसे अविस्मरणीय, हम कहते हैं ना कि मेमोरेबल एक वाकया हो जाता है हमारे जीवन में, हम कभी नहीं भूलते। सो ऐसी कोई किताब या कोई इंसिडेंस या कोई। नहीं, एक चीज मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, जब यहाँ पे हमारे सीएम साहब ये गुलाम नबी आज़ाद थे, तो हमारी कुछ किताबें नहीं आई थी, तो हम उनके पास गए, उनसे कहा कि ये किताबें हम चाहते हैं कि रिलीज करना। तो मुझे बेहद खुशी इस चीज की हुई है कि उन्होंने एकदम से फटक से हाँ कर हाँ दी। कर दी। बिकॉज ऑफ कि तब तक उन्होंने कोई भी प्राइवेट फंक्शन अटेंड नहीं किया था कश्मीर के अंदर एज अ सीएम। हम्म। तो पहला जो उन्होंने प्रोग्राम हमारा ये प्राइवेट फंक्शन जो अटेंड किया, बहुत सारी किताबें लॉन्च की उन्होंने, और उसके बाद फिर बहुत सारे अवार्ड्स जो हमने वहाँ पे रखे हुए थे, जो यहाँ के हिस्टोरियन वगैरह जिनका कंट्रीब्यूशन कश्मीर में रहा है, तो लगभग 12-13 अवार्ड्स उन्होंने अपने हाथ से उन लोगों को दे दिए। तो वो बहुत ही हमारे लिए फख्र की, Memorable हाँ, रहा। फख्र की बात है कि बिकॉज ऑफ कि फर्स्ट टाइम उन्होंने कोई प्राइवेट फंक्शन अटेंड किया। आपके दादाजी, आपके पिताजी ये लाइन में तो थे ही, जी। लेकिन आपके ऊपर इंडिपेंडेंट जिम्मेदारी कब आ गई? लगभग 89-90s में। तो ये कोई फॉर्मेलिटी थी या अचानक आपको बोल दिया गया कि अभी तुम्हें संभालना है? नहीं, अचानक नहीं बोला। एक्चुअली मेरे भाई हुआ करते थे, वो सारा बिजनेस संभालते थे, मैं उन दिनों पढ़ता था। तो अप्रॉक्सीमेटली 83 में उनकी डेथ हो गई। तो उसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मुझे, मैं 6th 7th में उन दिनों पढ़ता था 1983 में। तो मेरे वालिद साहब अकेले थे, तो उन दिनों वो दुकानें होती थी जिसमें हुक्का होता था, हुक्का पीते थे, वो ना पुरानी दुकानें हाँ जी, जैसी। हाँ जी। तो उनको काफी शौक हुआ, तो फिर थोड़ा थोड़ा करके मुझे बिजनेस संभालना पड़ा। मैं स्कूल भी जाता था और उसके बाद फिर दुकान पे बैठता था। तो इस तरह कर करके मेरा इंटरेस्ट बढ़ा। तो यूं समझिए कि 89-90 के बाद फिर मैंने, इंडिपेंडेंट तो नहीं कहेंगे उसको, लेकिन 50% आज़ादी मुझे मिली बिजनेस संभालने की, बिजनेस संभालने की। और फिर 2000 लगभग, हाँ 2000 के बाद फिर पूरा सेटअप ही मैंने पूरा संभाल लिया, जिसमें फिर मेरे वालिद साहब ने कोई इंटरफेयर नहीं किया, सारा उन्होंने मेरे हवाले कर दिया, लो जी ये संभालो अब। जब आपने हाथ में लिया जी। और आज जी। आप अपने आप को कहाँ कैसे देखते हैं, लाइक क्या नहीं, कैसे बहुत रही सारी ये जर्नी? हाँ, बहुत अच्छी जर्नी रही, क्योंकि हमारे वालिद साहब जो थे उनकी आइडियोलॉजी अलग थी, मेरी आइडियोलॉजी अलग थी। उन्होंने फोकस, मतलब ज़्यादातर वो उर्दू किताबें छापते थे, इंग्लिश किताबें बहुत कम छापते थे। लेकिन 2000 जब उन्होंने हमारे सुपुर्द कर दिया, तो धीरे धीरे करके हमने फोकस किया कि आजकल का यूथ क्या चाहता है, आजकल के लोग क्या चाहते हैं, उसको हमने समझा और उन्हीं चीज़ों पे हमने काम फिर शुरू किया। और स्पेशली हमने मतलब इस तरह भी किया कि मतलब कोई ऑथर है, वो अपने हिसाब से किताब लिखते थे वगैरह, तो हमने भी आइडिया उनके साथ शेयर किए कि नहीं, हमें इस टॉपिक पे आप किताब दे दीजिए, इस टॉपिक पे अभी काम नहीं हुआ है। तो इस तरह करके शुक्र है रब का कि काफी कामयाबी मिली, ये लाख लाख शुक्र है रब का। अभी जो जैसे आप बड़े हो रहे हो जी। तो कश्मीर कितना बदला है? कश्मीर तो पूरा ही बदला है, क्योंकि जो हम अपने बचपन में देखते थे वो चीजें तो आजकल है नहीं। जैसे मतलब एक साफ सुथरा माहौल होता था कश्मीर के अंदर, कोई इस तरह की जो आजकल टेंशन है। अभी हम यहाँ पे बैठे हैं, 1 घंटे के बाद पता नहीं है कि हम यहीं होंगे या घर पे होंगे या होंगे भी नहीं होंगे भी, मतलब ये सिचुएशन है। हालांकि रब के हाथ में तो सब कुछ है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन फिर जो माहौल होता है जो है, वो तो आपको भी पता है इस वक्त का माहौल कैसा है। अगर हम रास्ते से चल रहे हैं, कोई सिक्योर नहीं है कि हम घर तक पहुंचेंगे भी नहीं पहुंचेंगे, कब क्या हो जाए ये पता नहीं है। उन दिनों इस तरह का माहौल होता था कि मैं अपने बचपन की बात करूं, अगर हम कहीं जाते थे, पहले तो पैदल ही पर चलते थे हम। तो अगर 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर 3 किलोमीटर जाना होता था तो पैदल चलते थे। मजा आता था चलने में, देखने में, जो लोग, जो दुकानें होती थी, एक रेस्पेक्ट होती थी। हमने अपने टाइम में देखा है कि अगर
हम रास्ते से चल रहे थे, कोई टीचर आ रहा हो, हमारे स्कूल का टीचर आ रहा है, हमारे मोहल्ले का कोई बुजुर्ग चल रहा हो, मस्जिद का इमाम चल रहा हो, तो हम दूसरे गली से निकलते थे। तो डर लगता था उनसे कि कहीं ये देख न ले, फिर सुबह पूछेंगे स्कूल में कहाँ थे आप, क्यों जा रहे थे, रोड पे क्या कर रहे थे। इतना तो सोशल वो होता हाँ, इतना होता था, इतनी रेस्पेक्ट होती थी। आजकल तो हमारे बच्चों में जो वो चीजें तो है ही नहीं। जी। तो मुझे लग रहा है कि आजकल अगर बच्चा सिगरेट भी पीता होगा, कोई बुजुर्ग आगे से चल रहा होगा, वो पीछे नहीं रखेगा, कम से कम पीछे भी रखें तो एक रेस्पेक्ट है। हम लोग तो गलियों से भागते थे कि नहीं जाते थे, कहीं देख न ले। तो अब खुद ही आप डिफाइन कीजिए, मतलब डिफाइन कीजिए कि उस टाइम और इस टाइम के बीच में कितना फर्क आ करते हो आप? बहुत सारी चीजें, जैसे अपना बचपन कितना प्यारा होता था। हमारा बचपन खेलते थे, तो आजकल के बच्चों को देख के हम देखते हैं कि इन्होंने क्या देखा, कुछ नहीं देखा। फैसिलिटीज उन्होंने देखी हैं और कुछ नहीं देखा। जैसे आजकल के हमारे घरों में जो फैसिलिटीज है, हर तरह की गाड़ी होती है, उसको सुबह स्कूल जाता है गाड़ी में 4 बजे 3 बजे, फिर गाड़ी उसको घर पे छोड़ती है, उसके बाद ट्यूशन, और उसके बाद तब तक पूरा रोबोटिक लाइफ। हाँ बिल्कुल। तो हमारे बचपन में ये चीजें तो होती नहीं थी। हम स्कूल जाते थे, पैदल आते थे, और उसके बाद माँ खाना खिलाती थी। तो उसके बाद फिर खेलते थे हम लोग, मोहल्ले के बच्चे जितने भी होते थे खेलते थे। तो उसके बाद फिर पढ़ाई करते थे और सुबह से फिर स्कूल जाना होता था। तो ये चीजें तो आजकल के बच्चों में है ही नहीं। बिल्कुल। इतनी सारी बुक्स आप पब्लिश करते हैं हर साल, तो जो आप अपने वालिदैन के समय से अभी देख रहे हैं, रीडरशिप में कुछ बदला है? हाँ, रीडरशिप में बहुत चेंजेस आ गई। एक टाइम मैंने मतलब देखा है अपने वालिद साहब के टाइम में, हम 1100 किताबें पब्लिश करते थे। वो 1100 करते करते हम आज 300 पे आ गए हैं। अच्छा, और दूसरी बात ये कि आज डिजिटलाइज है सारा, आजकल तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अभी लास्ट ईयर की बात कर रहा हूँ कि मतलब 300 400 5 किताबें। अब पता है कि कोई किताब ज्यादा चलने वाली है, चलिए 500 600 किताबें पब्लिश की, और दूसरी किताब ये इतनी नहीं चलेगी तो 300 करते हैं। अब तो सिचुएशन ये आ गई है कि अब 100 किताबें भी पब्लिशर पब्लिश करते हैं। मतलब इतनी फैसिलिटीज भी आ गई, क्योंकि आजकल मतलब एक तो इन्वेस्टमेंट भी उसमें उतनी नहीं है, और दूसरी बात यह है कि अगर 100 किताबें पब्लिश किया, 300 किताबों के लिए हमें पहले जगह देखनी है। अच्छा, वो 100 किताबों के लिए वो जगह भी नहीं देखनी है हमें। तो मैंने मतलब कुछ ऐसे भी पब्लिशर देखे हैं बाहर, दिल्ली में, जम्मू में या दूसरी जगहों में, जो 10-10 15-15 किताबें पब्लिश करते हैं, और जैसे 15 किताबें खत्म हो गई और 15 कर लेते हैं और 20 कर लेते हैं। तो इस तरह के पब्लिशिंग हाउस भी हमने देखे हैं। लेकिन धीरे धीरे फैसिलिटीज भी आ रही हैं, लेकिन उसके साथ मतलब ये भी है रीडरशिप भी बहुत लूज हो गया अभी। जी, रीडरशिप भी बहुत मिस हो गया, क्योंकि लोगों के पास अभी किताब लेके बैठने इतना समय नहीं है। लेकिन एक चीज है कि जो 4 साल पहले सिचुएशन थी वो अब नहीं है, क्योंकि 4-5 साल पहले जैसे अमेज़न ने किंडल निकाला था, तो लोग बहुत फेमस हुआ था वो। उसके बाद PDF, ई बुक्स, लेकिन धीरे धीरे इन 4 सालों में ऑडियो बुक्स भी आ गए। हाँ, ऑडियो बुक्स भी आ गई। ऑडियो बुक्स का तो अभी मतलब रीडिंग पता नहीं है, लेकिन जो ये 3-4 चीजें हैं, जैसे ई बुक है, PDF है, या अमेज़न की थी, वो धीरे धीरे डाउन हो गया। क्योंकि जो एक सेटिस्फेक्शन किताब से मिलती है रीडर को, वो सेटिस्फेक्शन उसको डिजिटल फॉर्मेट में नहीं मिलती है। फिर भी मैं ये पूछ रही हूँ कि क्या ये रीडर्स का एक तबका है, या आम नागरिक भी किताब खरीद के जाता है? नहीं, एज पर पॉपुलेशन अगर हम देखें, शुक्र है रब का, कश्मीर में रीडरशिप अच्छी है। एज पर पॉपुलेशन उतनी मतलब नहीं है जितनी होनी चाहिए, लेकिन फिर भी दूसरे स्टेटों से या दूसरे यूटियों से अलग है, थोड़ा सा मतलब ज्यादा है। अगर जम्मू की बात करेंगे, जम्मू में इतनी रीडरशिप नहीं है जितनी कश्मीर के अंदर है। लद्दाख में उससे कम है। तो पॉपुलेशन के हिसाब से देखेंगे नॉर्मल है। अभी आजकल AI पे लोग किताबें बना रहे हैं। जी बिल्कुल। और बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं कि वी विल राइट योर बुक, यू जस्ट गिव अस आइडिया। बिल्कुल। तो आप इसे कैसे देखते हैं? नहीं, पब्लिशिंग कंपनी का अपना एक अलग मुकाम होता है। आप सेल्फ पब्लिश किताब कीजिए, उसका एक अपना मुकाम है। हाँ, पब्लिशर का मतलब पब्लिशर की एक अपनी पॉलिसी होती है। उसको पता है कि किताब कैसे पब्लिश करनी है, इसकी एडवर्टाइजिंग कैसे करनी है, इसकी मार्केटिंग कैसे करनी है। और जो स्पेशली हमारा जो सब्जेक्ट है कश्मीर,
तो हमें पता है कि हमारे मतलब जो रीडर हैं उनके हाथ तक किस तरह ये किताब पहुंचेगी। तो जो सेल्फ पब्लिकेशन है उसमें ये चीज़ें नहीं है। उन्होंने सेल्फ पब्लिकेशन आपसे पैसे ले ले लिए, लिया, हाँ। किताब छापी और अमेजोन पे डाल दी या किसी दूसरी साइट पे डाल दी, और कौन देखेगा उसको, या फिर आप भी या हम नहीं, या उन लोग भी हमारी मार्केटिंग अच्छी कर लेते हैं। बिल्कुल कर प्रॉब्लम लेते हैं। क्या होती है, मैं आपको एज अ राइटर पूछ रही हूँ अभी, कि हम लोग सालों लगाते हैं किताब लिखने के लिए। जी फॉर एग्जाम्पल अभी मेरी रिसेंट लर्नर जो थी, मुझे 6-7 साल लगे लिखने के लिए, क्योंकि एक एक वाकया जोड़ के, और एक जर्नलिस्ट होने के नाते मुझे इन्वेस्टिगेशन करने की आदत है। वही मैंने कई ललदेट पढ़े हैं जो एआई से बने हुए हैं, छोटी छोटी किताबें, जी बिल्कुल हाँ। पर उसकी मार्केटिंग इतनी मजबूत हुई है। तो ये जो राइटर्स हैं जो लेबर ओरिएंटेड है या जो थिंक टैंक्स हैं, तो उनको आप कैसे देखते हैं थ्रेट? नहीं ये अब देखिए कि मतलब आपने किताब लिखी, आप खुद कह रही हैं कि मुझे 9 साल लगे रिसर्च करने में, जी तो ऑटोमेटिकली जब आपको 9 साल लगे एक चीज बनाने में तो वो तो सॉलिड चीज होगी ही, जी क्योंकि वो तो 9 साल एक टाइम होता है, एक पीरियड जी होता है। जी किसी एक ही टॉपिक पे रिसर्च करना 9 साल ये जी बहुत बड़ी बात है। जी और जब वो मार्केट में आता है उसका एक अपना मुकाम होता है। जी और बाकी सेल्फ पब्लिकेशन में आप देख लीजिए, आप गूगल पे जाइए, ललदत के वाक आप सर्च कीजिए, आपको A to Z निकलेंगे। निकलेंगे। तो वो तो कोई इस तरह का मसला तो है नहीं कि मतलब वो जब आपने एक वाक पे 3 महीने लगाए, 2 महीने लगाए, और जी उसके बाद फिर उसको आपने फिर किस तरह से एनालाइज किया। एनालाइज किया, उसके बाद किस तरह आपने फिर उसको लिखा, उसका ट्रांसलेट किया, वो तो एक अलग ही चीज होती है। जी हाँ वो चीजें तो वो किताब का एक अपना मकाम है, सेल्फ नहीं, ये पब्लिकेशन राइटर का। के लिए एक अलग अनुभव हो सकता है, हाँ प्रिंटर के लिए अनुभव कैसा रहता है ये? नहीं, इसमें तो प्रिंटर का भी एक नाम बनता है ना कि ये हाँ जी। पब्लिशिंग कंपनी है। नहीं यार, इनकी किताबें इस तरह की नहीं होती हैं कि जो चैट जीपीटी से हो, गूगल से ली गई लिया गया मैटर हो। तो इस तरह का चीज, इनकी जो किताबें हैं अच्छी तरह से रिसर्च होती हैं पहले, एडिटोरियल बोर्ड इसको अच्छी तरह से चेक कर लेता है, उसके बाद फिर मार्केट में किताब आती है। तो पब्लिशर की फिर अपनी एक रेपुटेशन होती है, जी जिसको पब्लिशर हर टाइम संभाल के रखता है कि रखता है। मेरी रेपुटेशन किसी जगह डाउन ना हो, डाउन। इसको संभाल के रखता है। और उसके बाद फिर इसको 10-10 हाथों से पकड़ के रखता है कि भाई इस रेपुटेशन को मुझे ऊपर तक ले जाना है, जी ये दिन ब दिन ऊपर जाना चाहिए, जबकि नीचे नहीं आना चाहिए। बिल्कुल। तो पब्लिशर फिर अगर इस तरह करे कि मतलब चैट जीपीटी से ले लिया हो, गूगल से ले लिया हो, तो वो फिर पब्लिशर नहीं कहलाता है, तो बहुत कॉमन हो जाता वो है, फिर एक कॉमन हो जाता कंटेंट हो है। जाता है। बिल्कुल बिल्कुल अगर आपके पास एक ही सब्जेक्ट के ऊपर 10 बुक्स आते हैं, जी। 10 अलग अलग बुक्स आते हैं, सब्जेक्ट समवॉट सेम है, हम्म। तो आप उसको प्रमोट कैसे करते हैं? नहीं उसमें मतलब अब देखिए हमारी जो 2026 की किताबें आ रही हैं, जिसमें हमारी शिविज्म पे 6 किताबें आ रही है, 6 नहीं बल्कि 9 किताबें आ रही है, जिसमें कंफर्टेबल 3-4 किताबें हैं और नॉर्मल किताबें 3-4 हैं। तो प्रमोट हम एक ही एंगल पे कर लेते हैं, बाकी फिर ग्राहक को अपनी मर्जी है वो किस तरह उसका टॉपिक क्या है, वो कौन सी किताब को परचेज करे, जैसे जो भी अच्छा, आजकल you leave the choice to the buyers। हाँ बिल्कुल। लेकिन हमारे पास इस तरह का कुछ नहीं है कि नहीं, हमें अगर शिविज्म की किताबें 8-9 आ रही है हमारी, तो ये 3 सालों के अंदर हम पब्लिश करेंगे। नो, इस तरह का कोई पॉलिसी हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। अलबत्ते हम चेक कर लेते हैं इन चीजों को कि मैटर सेम ना हो। अच्छा। किताब के अंदर हाँ मैटर जो है, अगर एक थोड़ा बहुत सेम हो हाँ तो आप बता देते हैं। हाँ बता देते हैं कि भाई इस टॉपिक में आप इस तरह कर दीजिए या इस टॉपिक पे, ताकि जो हम 6 किताबें दे रहे हैं एक ही सीरीज में दे रहे हैं, तो लेकिन अंदर जो मैटर है वो बिल्कुल अलग अलग हो। जी हाँ, ये नहीं हो कि कोई सिमिलर हो कि वो उन चीजों में फिर फायदा क्या है कि 6 किताबें निकालने का, क्यों ना एक ही करके उसको निकाल दें फिर। बिल्कुल। हाँ तो इसको प्रमोट कैसे करते हैं आप? नहीं, प्रमोट तो हमारे पास जो डिजिटल मार्केटिंग है उसमें हम मतलब उसको डिजिटल मार्केटिंग कर लेते हैं, और उसके बाद फिर जैसे अमेजोन पे है, फ्लिपकार्ट है, जो भी साइट्स हैं, और अपनी साइट हमारी है उस पे कर लेते हैं। तो प्रमोशन में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिकॉज के मतलब काफी टाइम से कश्मीर पे किताबें पब्लिश कर रहे हैं, 70 से लगभग। तो हमें पता है कि कौन सी किताब कैसे बिकनी है, कहाँ बिकनी है, और इसकी एडवर्टाइजिंग हमें कहाँ भेजनी है। तो कश्मीर के अलावा कोई स्टेट या कोई और जगह लिया आपने उस जॉनर के बुक्स कभी छापे हैं? मतलब जैसे दूसरे कश्मीर हो गया, कोई दूसरे स्टेट? नहीं,
स्पेशली हमारा टॉपिक है कश्मीर। कश्मीर। हमारे पास मतलब जो कश्मीर के बहुत सारे राइटर ऐसे भी हैं जिन्होंने दूसरे टॉपिक्स के ऊपर लिखी हैं, जैसे इकोनॉमिक्स है, बायोलॉजी है, या जनरल फिक्शन है, या सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे उन्होंने किताबें लिखी हैं, लेकिन हम उनको रिजेक्ट कर लेते हैं, उनको पब्लिश नहीं कर लेते हैं। You stick to Kashmir. हाँ, ओनली So means कश्मीर। your genre is Kashmir only. जी बिल्कुल, कश्मीर, जम्मू एंड लद्दाख, तीनों का। Miss this region. हाँ, दिस रीजन, यस। Okay. अगर कोई गुलशन पब्लिकेशन की जो जर्नी है, जी जी जी, जो 4-5 पीढ़ियों की जर्नी है, उसके ऊपर अगर कोई किताब लिखना चाहे, क्योंकि जी, किसी दिन तो इसने जन्म लिया होगा ना कहीं बिल्कुल से, बिल्कुल बिल्कुल। तो वहां से लेके आप तक अगर कोई स्टोरी लिखना चाहेगा, कोई जर्नी लिखना चाहे, तो आप उस बुक में क्या देखना पसंद करोगे? जो हमने काम किया है, जो हमने समाज को दिया है आज तक, तो उसको ज्यादा फोकस करेंगे हम। जैसे जो मैंने अभी आपको बताया कि जितना भी हमने काम किया है, स्पेशली कश्मीर और सूफिज्म के ऊपर काम किया है, वही पसंद करेंगे हम कि वो उसी चीज पे ज्यादा फोकस करे कि हमने हमारा कंट्रीब्यूशन क्या रहा है जी। यूट्यूब पे। अभी कोविड आया था, 2 जी। साल बहुत मुश्किल से गया था, जी, तो क्या कोई क्राइसिस आया आपके पास भी कि तंगी आ गई कि बुक्स अच्छे हैं लेकिन पब्लिश करने में दिक्कत आ रही है क्योंकि नहीं, फाइनेंस? कोविड पे मैं आपको बता दूं, जब कोविड लॉकडाउन लगा पूरे इंडिया में, तो हमारे जो बाहर स्टूडेंट्स थे या स्कॉलर्स थे बाय एयर, वो आ गए, तो उनको क्वारंटीन में रखते थे पहले। जी। हाँ, तो हमारे यहाँ पे डीसी साहब थे, शाहिद चौधरी साहब, उन दिनों डीसी श्रीनगर थे। तो शाम को हम जब 2-3 दिन मैंने टीवी देखा, शाम को न्यूज आती थी कि क्या सिचुएशन है, तो न्यूज में मैंने देखा कि जो स्टूडेंट्स और स्कॉलर्स हैं ये कह रहे थे कि हमें भाई क्वारंटीन में रखा है गवर्नमेंट ने, लेकिन फैसिलिटीज नहीं है हमारे पास ताकि हम यहाँ पे कुछ करें, किसी चीज के साथ बिजी रहे। हम बिल्कुल दिन भर जो है वो कमरे में रहते हैं और कमरे से बाहर भी नहीं हम जा पाते हैं, तो इस वजह से बहुत बोरिंग हो गए हम, यहाँ पे कुछ फैसिलिटीज नहीं है। तो अचानक से मेरे माइंड में ये आया कि क्यों ना हम इनको बुक्स देते पढ़ने के लिए। तो मैंने उसी टाइम डीसी साहब को फोन मिलाया, ये शाहिद चौधरी साहब थे, डीसी श्रीनगर। मैंने कहा सर ऐसी ऐसी बात है कि मैं 1000 किताबें डोनेट करना चाहता हूँ क्वारंटीन में, जितने भी बच्चे हमारे हैं, स्कॉलर्स हैं, इनको मैं 1000 किताबें आपके थ्रू, लेकिन मेरा सिर्फ ये आप इसमें इतना कंट्रीब्यूशन कीजिए कि ये डिस्ट्रीब्यूट आप करवाइए। अच्छा। क्योंकि मैं डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाऊंगा बिकॉज आपकी लॉकडाउन लगा है और मेरे पास एम्प्लॉयज भी नहीं है, सारे लोग घर पे हैं। तो उन्होंने बहुत हामी भर दी और बहुत अच्छे से काम किया। और दूसरे दिन मैंने फिर अपने स्टाफ को बुला के 1000 किताबें जो है वो डोनेट कर दी और लेटर भी साथ रखा। और फिर शाहिद साहब ने वो सारे मतलब जितने भी क्वारंटीन सेंटर्स थे कश्मीर के अंदर, वो उन्होंने फिर डिस्ट्रीब्यूट। पब्लिकेशन हाउस को कोई फाइनेंशियल चैलेंजेस आए थे? बहुत सारे। हाँ, वो इस वक्त भी है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि जितना आउटपुट है उतना इनपुट नहीं है इसमें। और जिसमें मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को भी सोचना चाहिए। खैर एडमिनिस्ट्रेशन तो इतना ध्यान इन चीजों पे देती नहीं है, वो आपको भी पता होगा कि मतलब जितना ध्यान उनको देना चाहिए, बिल्कुल, हाँ, वो उतना ध्यान। कभी आपने ये आवाज उठाई कि सरकार हर छोटी छोटी बात पे, चाहे एक मंदिर बन रहा होगा या चाहे एक मस्जिद बन रहा होगा या एक सोशल प्रोग्राम होगा, यानी हर छोटी छोटी जगह पे सरकार अपना कुछ योगदान देता है, बिल्कुल, लेकिन इस लिटरेरी वर्क में बहुत कम योगदान देता नहीं, बहुत सारे इसमें मैंने मतलब बहुत सारे आइडियाज भी शेयर किए थे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इन चीजों में इंटरेस्टेड नहीं है। इन चीजों में मैंने देखा कि जो आजाद साहब की एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इन चीजों में बहुत इंटरेस्टेड थी। अब एसपीएस म्यूजियम देख लीजिए, उन्हीं के दौर में बना यहाँ पे, नहीं तो डोगरा पीरियड का अभी पुराना ही था। तो उस टाइम कल्चरल एक्टिविटीज पे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई। तो उसके बाद जितनी भी सरकारें आई, किसी का इन चीजों पे ध्यान नहीं है। यहाँ पे बुक फेयर होते हैं जी बिल्कुल, कश्मीर में। हाँ, तो उस बुक फेयर का जो सबसे सेलेबल पॉइंट क्या होता है? नहीं, बुक फेयर जो होते हैं यहाँ पे उसमें यूटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है। नहीं होता है? नहीं, क्योंकि वो एनबीटी करती है, नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया, और एनसीपीएल जो है कौमी काउंसिल जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वो वही करते हैं। बाकी स्टेट यूटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता है उसमें। यूटी की तरफ से कोई योगदान ही नहीं होता है, मतलब कोई एग्जिबिशन नहीं होता है।
जैसे एग्जिबिशन होनी चाहिए हर जी, जी, जी। जैसे जम्मू में एक एग्जिबिशन हो, कश्मीर के अंदर एक एग्जिबिशन हो, लेह में हो, तो हर जगह पे होती है। जम्मू में भी होती है, कश्मीर में भी होती है, लेह में भी होती है। बट उसमें यूटी का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट उनकी होती है। अगर आप पब्लिशर नहीं होते तो क्या होते? बस अमिताभ बच्चन की तरह दूध बेचते होते जैसे उन्होंने एक बार अपने इंटरव्यू में बताया जी। बस ऐसे ही। कभी पॉलिटिक्स में आने का सोचा आपने? जी नहीं, नहीं। नहीं, क्योंकि मेरा अब शुक्र है रब का कि मैं इस पब्लिशिंग में मतलब ये मेरे खून में समाई है, ये मेरे दिल में समाई है। नए नए जो प्रोजेक्ट्स है वो मैं क्रिएट करता हूँ कि मुझे किस टॉपिक पे काम करना चाहिए, और स्पेशली अपने ही पसंद के जो मेरे टॉपिक्स है उन पे मैं काम करवाता हूँ, और बाकी मुझे पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट अब नहीं इतनी है। किताबें आप दिन में देखते हो जी, बिकॉज जितना आप कुछ भी नहीं देखते होंगे उतनी किताबें देखते होंगे, या मैं ऐसे कहूंगी कि जितना समय आप परिवार के साथ नहीं उतनी किताबों के साथ रहते हो। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो कभी ऐसी इंस्पिरेशन नहीं आई कि एक किताब मैं भी लिख डालूं? नहीं, ऐसा नहीं, नहीं आई? क्योंकि मैं समझता हूँ कि इतनी काबिलियत मुझ में नहीं है कि मैं किताब लिखूं। ऐसे क्यों लगता है? क्योंकि ये हर एक चीज हर एक आदमी किसी न किसी चीज के लिए बना हुआ है। जी। मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी है कि मैं लोगों को बुक्स दे दूं दूसरों की, अच्छा। उसको क्वालिटी कंट्रोल करूं, उसकी जो राइटिंग क्वालिटी है, उसकी प्रोडक्शन क्वालिटी है, वो रब ने मेरी जिम्मेदारी रखी है। तो बाकी जैसे राइटर्स हैं उनकी अपनी एक जिम्मेदारी है। जी। तो ये मतलब इतनी काबिलियत नहीं है कि मैं कोई किताब लिखूं। और गुलशन पब्लिकेशन को आप दूसरे स्टेट में कब लाना चाहोगे? पहले तो अभी कश्मीर में हम कंप्लीट नहीं कर पाते हैं इसको, बिकॉज ऑफ के जिसमें हमें एडमिनिस्ट्रेशन का सपोर्ट चाहिए था। तो अभी एक सरकार में अभी एक हमारी चल रही थी शॉप नेहरू पार्क में, बहुत ही फेमस हुई थी थ्रू आउट इंडिया एंड थ्रू आउट मतलब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। हाँ जी। और नेशनल लेवल पे वो पहला बुक शॉप है जो लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में एंटर हुआ, फर्स्ट बुक शॉप नेशनल लेवल बहुत पे। प्यारी बात। हाँ, और जिसके लिए वो मतलब एक किश्ती में जाना पड़ता था अंदर नेहरू पार्क जो वहां पे है, वो जी, जी। व्हाइट कलर की बिल्डिंग, उसमें हमने वो क्रिएट किया था। पहले हमने ही क्रिएट किया था, मुझे लगता है कि ये कोई 2012 में नेशनल लेवल पे भी पहला बुक शॉप, रीडिंग रूम विद कॉफी शॉप। तो ये 2012 में हमने शायद वहां पे, तो उसके बाद फिर बंद ही हो गया वो भी, क्योंकि कोविड भी आ गया। उसके बाद फिर दूसरी कंट्रोवर्सीज, तो उसको फिर से जन्म नहीं दिया गया, मींस उसको रिवाइव नहीं किया गया? नहीं, हम तो इंटरेस्टेड थे लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्टेड उसमें नहीं था। अभी जो फॉरेन के लोग आते हैं यहाँ पे, विदेश के लोग आते हैं, तो क्या वो बुक्स खरीदने आते हैं? बिल्कुल, हाँ, तो खरीदते किस हैं। तरह के बुक्स खरीदते हैं? उनको जो इंटरेस्ट हो उनको, मतलब कश्मीर पे ही बुक्स खरीदते हैं। अच्छा। जैसे किसी को किसी पॉइंट के ऊपर चाहिए हो, या हिस्टोरिकल चाहिए हो, या कोई रिलीजियस चाहिए हो, टेम्पल्स के ऊपर, क्योंकि कश्मीर की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग रही है पहले से। हाँ, तो इस वजह से जो भी फॉरेनर आता है या लोकल जो होता है, तो उसका जो इंटरेस्ट हो वो उस पे हम किताब देते हैं उसको। और अब का ये भी शुक्र है कि ऑलमोस्ट 96-97% जो टॉपिक्स है ये कश्मीर के ऊपर, वो हमने सारे कवर कर रखे हैं। कोई ऐसा टॉपिक होगा जिसके ऊपर अभी तक हमने किताब पब्लिश नहीं की होगी, लेकिन ऑलमोस्ट 96-97% टॉपिक्स ऐसे हैं जिन पे हमने किताबें ऑलरेडी पब्लिश की है। अब उन्हीं टॉपिक्स को हम और एनलार्ज कर रहे हैं। जैसे हाँ, जैसे मतलब अगर कोई इस तरह का टॉपिक है कि जिसपे हमने एक किताब पब्लिश की है, आप चाहते हैं कि नहीं और 2-3 किताबें इस टॉपिक के ऊपर हो। हाँ, कोई 4% में कौन से टॉपिक आते हैं जो अभी तक पब्लिश नहीं हुए? जैसे म्यूजिक पे हमने अभी पब्लिश नहीं की है कोई किताब। कश्मीर की? हाँ, कश्मीर के म्यूजिक पे अभी पब्लिश नहीं की है, लेकिन इस साल हो रही है। तो इस तरह करके जैसे कश्मीर की मेहमान नवाजी पे हमने किताब कोई पब्लिश, कश्मीरियत, हाँ, तो इस साल आ रही है उस पे किताब। तो इस तरह करके जो 4% है, मतलब इस तरह के जो भी छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो आ जाएंगे। हाँ, वो आ जाएंगे, बिल्कुल। बिल्कुल। कश्मीर तहजीब के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। और कभी आपके सामने ऐसी कोई किताब आई कि जहाँ पे कश्मीर को बहुत ही क्रिटिसाइज किया गया? नहीं, वैसे इस तरह की कोई किताब हमारी नजर, हाँ, मतलब तहजीब के मतलब जो हमारी कश्मीरियत है उस पे इस तरह की अभी मुझे नहीं लग रहा है कि कोई किताब लिखी गई हो इस टॉपिक पे ऊपर, चाहे हमने पब्लिश की हो या हमारे किसी और ने पब्लिश की हो। कश्मीर को ओवरऑल सब्जेक्ट्स को लेके कोई ऐसी किताब आपके सामने आई हो कि
उसमें बहुत क्रिटिसाइज किया गया है और आपको बड़ी दिक्कत आई ना बोलने में। नहीं, इस तरह की कोई किताब अभी पब्लिश नहीं हुई है। कभी ऐसा हुआ कि कोई बहुत अच्छी किताब आपके सामने आई लेकिन किसी वजह से आपको ना बोलना पड़ा और बड़ी दिक्कत हुई? नहीं, ऐसा भी कुछ नहीं है। कभी नहीं हुआ हाँ, ऐसा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। Means इतना स्मूथ चला सब कुछ। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ, शुक्र। 10 साल बाद कहाँ देखते हैं पब्लिकेशन हाउस को आप, गुलशन को? आने वाले 10 साल के बाद बिल्कुल। उम्मीद है इससे ज़्यादा ही तरक्की होगी। कभी सोचा इंटरनेशनल मार्केट और दूसरे मार्केट में भी उतरना है? जी, बिल्कुल, हाँ। चल रहा है, उस प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। आप अपने आगे जनरेशन, जो आपके अगली जनरेशन, जैसे आपने आपके दादाजी से, पिताजी से आपने लिया, जी। तो आपके आने वाली जनरेशन से आप क्या उम्मीद करते हैं? नहीं, वो उन्होंने भी ज्वाइन किया हुआ है। मेरे बच्चे हैं 2 माशाल्लाह। एक को तो मैंने प्रोडक्शन धीरे-धीरे उसको संभालने के लिए दे रहा हूँ और दूसरे को मार्केटिंग संभालने के लिए दे रहा हूँ। और रब का लाख-लाख शुक्र है कि वो भी इंटरेस्टेड इसी ट्रेड में है, इसी बिज़नेस में है। और तो वो भी उनको आपने कौन से कान मंत्र दिए हैं जैसे आपने वालिदैन से लिया वैसा? नहीं, एक्चुअली हमारे घर में जो माहौल है वो डिस्कस होता है शाम को कि आज ये हुआ। तो इस तरह करके धीरे-धीरे उनका इंटरेस्ट भी बढ़ गया। और बड़ा बेटा जो मेरा है, शेख मिलाद नाम है उनका, उन्होंने जर्नलिज्म में ही एमआईटी यूनिवर्सिटी में डिग्री की है। और दूसरी बेटा वो भी, उसने भी एमबीए किया है। तो उसके बाद फिर मतलब जो घर में जब डिस्कस होता है कि आज फलानी डिग्निटरी हमारे पास आई थी, इस टॉपिक पे डिस्कस हो रहा था, तो बच्चे पहले मतलब बचपन से ही ये चीजें सुनते चले आ रहे हैं। यानी मछली को तैरना नहीं सिखाना है। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। तो ऑटोमेटिकली उनका भी इंटरेस्ट इसी चीज इसमें आ गया। डू दे सी समथिंग इनोवेटिव, या वो कुछ और देखते हैं इनोवेशन? नहीं, इनोवेशन वो देखते हैं, चेक मतलब डिस्कस कर लेते हैं कि हमें इन चीज़ों को ठीक करना है, ये चेंजेस करनी है, ताकि हम अपने इस बिजनेस को आगे ले चलें। कभी जनरेशन डिस्प्यूट्स नहीं होते? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं हाँ, होता? ऐसा कुछ नहीं कि मेरे पिताजी ने ऐसा किया था तो तुम ऐसे करो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अभी एक लास्ट सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि किताब को आप एक शब्द में कैसे डिफाइन करोगे? किताब वो चीज है, डिजिटल पे मैं आपको बता दूं कि डिजिटल पे कोई भरोसा नहीं है, कब क्या हो जाए। अभी आप देख लीजिए, अमेरिका और ईरान का चल रहा था। बिल्कुल। तो बीच में ये न्यूज़ भी आई थी कि ईरान कुछ कट करने वाला है जिससे सारा डिजिटल फिनिश। लेकिन किताब एक ऐसी चीज है जिसको 2 ही चीजें खत्म कर सकती हैं, या पानी या आग। बिल्कुल। और दूसरी बात, अगर किताब 100 किताबें पब्लिश होती है तो वो 100 लोगों के पास किताब जाती है। अगर पानी या आग से किताब खत्म हो जाए, वो 2, 4, 5, 6 बंदों के पास खत्म हो जाएगी, सबके पास नहीं। जब तक दुनिया है तब तक किताब रहेगी। बिल्कुल। और इसका भविष्य आप कैसे देखते हैं? भविष्य इसका बहुत अच्छा है, कोई ऐसा नहीं। क्योंकि अभी देखो, अखबार प्रिंट होते थे वो भी आधे हो गए हैं। जी, बिल्कुल, डिजिटल हो गया है सब बिल्कुल, कुछ। बिल्कुल। और बहुत सा लिखने वाला काम भी कम नहीं, हो गया है। मार्केटिंग इसकी धीरे धीरे कम होती है और होती जाएगी। जैसे चैट जीपीटी और भी जितनी फैसिलिटीज, जितनी मतलब डिजिटल जो है, जो आ रहा है। लेकिन किताब का अपना एक मुकाम है। हाँ। भले ही किताब पहले जो पब्लिश होती थी, हजारों किताबें पब्लिश होती थी क्वांटिटी में, फिर 500, 200, 100, 10 तक भी अगर आ जाए, लेकिन किताब का अपना एक अलग मुकाम है। किताब और डिजिटल के बीच में हम नहीं कर सकते हैं, मतलब मुकाबला नहीं कर सकते। डिजिटल किसी भी टाइम खत्म हो सकता है, अगर कुछ डिजिटल कोई प्रॉब्लम आ गई, हाँ, किसी भी टाइम। और ऐसे कहते भी है कि अभी नेक्स्ट वर्ल्ड वॉर होगा तो ऑनलाइन ही होगा, वो जो भी होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, हाँ। हाँ जी, साइबर अटैक्स या बायोलॉजिकल अटैक्स जिस तरह है, तो वो वही तो। लेकिन किताब का अपना एक मुकाम है, जब तक दुनिया है तब तक किताब है। राइटर्स जो यंग अभी एस्पायरिंग राइटर्स है, जो लिखना चाहते हैं, जो इंस्पायर होते हैं, एज ए पब्लिशर उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? नहीं, यंग जनरेशन, यंग यूथ को हम बस यही मैसेज देना चाहते हैं कि किताबें पढ़ें, किताबें पढ़ने की आदत करें। और स्पेशली हमारी ये उनसे गुजारिश है कि वो किताबें नॉलेज गेन करने के लिए पढ़े, डिग्री हासिल करने के लिए नहीं। डिग्री हासिल करने के लिए आप देखते होंगे कि कितने स्टूडेंट्स, कितने बच्चे पढ़ते हैं, उनको MBA करना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, रब उनको कामयाबी दे उस फील्ड में। लेकिन एक मतलब एक जनरल टाइप किताबें जो आदत करें, जनरल टाइप की किताबें पढ़ने जिससे नॉलेज उनको गेन हो, नॉट के डिग्री। बिल्कुल। हाँ,
बस ये उनसे हमारी गुजारिश है, नॉलेज गेन करने के लिए जो है किताबें पढ़ें, अपनी आदत रखें। बहुत अच्छी बात। और दूसरी बात जो हमारे माशरे में आजकल है कि मतलब जैसे कोई शादी होती है, एंगेजमेंट होती है, बर्थडे होते हैं, तो हम लोग गिफ्ट ले जाते हैं अपने प्यारों को, किताबें बहुत कम गिफ्ट, किताबें लेते ही नहीं। तो एक बना ले ऐसा कि सिस्टम की किताबें हम गिफ्ट दें, और छोटी छोटी लाइब्रेरीज अपने घर में रखें, जब जिसकी जितनी हैसियत है उतनी, कम से कम 2, 5, 10, 15 किताबें घर के अंदर हो। बिल्कुल। हाँ, मतलब इस तरह का अगर मतलब एक माहौल चले पूरे इंडिया में, पूरे हमारे देश में, तो एक सरस्वती, हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत अच्छा। एजाज जी ने एक बहुत खूबसूरत बात कही है कि हर इंसान को अपनी हैसियत के हिसाब से एक छोटी सी लाइब्रेरी घर में रखना चाहिए। किताबों के अपने साथ होना यानी हर कल्चर को पढ़ना, हर जॉनर को पढ़ना और हर बात को समझने की बात हो जाती है। स्कूल और कॉलेजेस की किताबें तो हम पढ़ते हैं क्योंकि वो हमारी मजबूरी है, लेकिन हमें ये भी आदत डालना चाहिए कि देश दुनिया में लेखक क्या लिख रहे हैं और हो रहा क्या है। आज के बाद अगर आप किसी को कुछ गिफ्ट देना चाहते हो तो किताबें गिफ्ट देना भी अपनी आदत में शुमार कर लीजिएगा। और कोई आपको प्यार से किताब देता है तो एक बार उस पर नज़र भी घुमाइएगा, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है कि आपको कोई अपनी किताब दे देता है, आप उसके ऊपर नज़र भी नहीं मारते और कहीं रख देते हो। किताबें पढ़ने की आदत आपको डालनी चाहिए, क्योंकि किताब आपको बहुत कुछ दे देगा। उम्मीद करते हैं कि आप भी अपनी लाइब्रेरी सजाना शुरू कर दोगे। मिलते हैं अगली एपिसोड में किसी और शख्सियत के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। बहुत प्यारी बातें कही आपने, और मैं भी चाहती हूँ कि इस इंटरव्यू के बाद लोग अपने घर में लाइब्रेरी बनाना शुरू करें, किताबों की इज्जत करें और पढ़ना शुरू करें, और ये आपका संकल्प भी पूरा हो। और मैं भी चाहती हूँ कि एज ए राइटर लोग ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें लोगों को, और थोड़ा विजडम बढ़े। और इस नमस्कार। बहुत बहुत